नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएल लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान का भूगोल गोल्डन पेपर नंबर 19 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, राजस्थान के भूगोल का पेपर नंबर ये 19वां है और आज हम इस 19वें टेस्ट में 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 लेवल 2 जो 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें दोनों लेवल के लिए जो टॉपिक्स है आपके राजस्थान के भूगोल के, उनसे संबंधित प्रश्न ये 25 रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न है आपके, इनमें से असत्य कथन का चयन कीजिए। विकल्प है जयपुर में रेलवे का दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन है। दूसरा है राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन का नाम थार एक्सप्रेस है। तीसरा है राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत अप्रैल 1874 में हुई। और चौथा है राजस्थान की पहली रेल बस सेवा का आरंभ मेड़ता सिटी से किया गया। तो अब आपको इनमें से जो कथन असत्य लग रहा है उसका चयन करना है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और माइनस मार्किंग भी इसमें रहेगी। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी प्रश्न का आंसर गलत देने पर। तो पहले प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। पहले प्रश्न का जो पहला विकल्प है कि जयपुर में रेलवे का दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन है, ये गलत है, क्योंकि जयपुर में रेलवे का दक्षिण पश्चिमी जोन नहीं है, बल्कि जयपुर रेल मंडल जो है ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत ये आता है। तो प्रथम विकल्प आपके पहले प्रश्न का आंसर है। बाकी जो राजस्थान से जो ट्रेन पाकिस्तान जाती है उसका नाम क्या है? थार एक्सप्रेस। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1874 में। और राजस्थान की पहली रेल बस सेवा का आरंभ कहाँ से हुआ था? मेड़ता सिटी से हुआ था। तो दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प तो क्या है? सही है। पहला विकल्प क्या है? गलत है। तो असत्य कथन हुआ ये। पहले प्रश्न में पहला विकल्प सही है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? नावा झील है, पंचपदरा झील है, कावोज झील है और लूण करणसर झील है। तो इनमें से जो झील आपको पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लगती है, उस झील का नाम आपको दूसरे प्रश्न में बताना है। साथियों, दूसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिए, पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है आपके लूणकरणसर झील। कौन सी झील है? लूणकरणसर झील। और लूणकरणसर जो झील है ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बीकानेर में। कौन से पानी की है ये? खारे पानी की है भाई ये। फोर्थ विकल्प सेकंड प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? राजस्थान के वे जिले जहां राज्य का 75% से अधिक अवरक का उत्पादन होता है, उन जिलों का नाम आपको प्रश्न नंबर 3 में बताना है। विकल्प है जोधपुर बीकानेर, दूसरा है झुंझुनू उदयपुर, तीसरा है भीलवाड़ा उदयपुर और चौथा है उदयपुर बीकानेर। तो राजस्थान, देखो प्रत्येक जो विकल्प है दो दो जिले इनमें दे रखे हैं। और राजस्थान के वे जिले जहां 75% से भी अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है वो है भीलवाड़ा और उदयपुर जिला। कौन सा जिला? भीलवाड़ा और उदयपुर। इसी वजह से भीलवाड़ा जिले को अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक की बात करें तो भीलवाड़ा और सेकंड नंबर पे इनमें कौन कौन सा जिला आता है? उदयपुर जिला आता है। तो थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 को देखने से पहले आज का जो शेड्यूल है वो बता देता हूँ। सुबह 8 बजे शैक्षिक परिदृश्य का जो पेपर नंबर 10 है, स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर 149 वाले कोर्स में अपलोड कर दिया है। उसके बाद ये वीडियो आया है साथियों। और इसके बाद में आपके राजस्थान अध्ययन कक्षा 12वीं की जो किताब चल रही है भाई, 6, 7, 8, 9, 10, 11 की किताबें तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कक्षा 12वीं की किताब का जो अध्याय 2 है वो आएगा इसके बाद में। उसके बाद में लेवल 1 जो एसएसटी सब्जेक्ट है, लेवल 1 में जो सामाजिक अध्ययन का सब्जेक्ट है उसका पेपर नंबर 5 आएगा। और उसके बाद में लेवल 2 में जो आपके जो साइंस वाले हैं, ठीक है, साइंस मैथ्स वाले हैं, उनके पेपर नंबर 12 आएगा 149 वाले कोर्स में। और उसके बाद में जो एसएसटी वाले हैं, एसएसटी वालों के भी पेपर नंबर 13 आएगा। पेपर नंबर 13 आएगा एसएसटी लेवल 2 के लिए। तो इस प्रकार आज का शेड्यूल रहेगा ऐप पर। ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4 है आपके, पिचोला झील से संबंधित असत्य कथन है। उदयपुर की यह सबसे प्राचीन झील है। नटनी का चबूतरा यहाँ स्थित है। जगनिवास महल यहाँ स्थित है और 7 टापू इसमें बने हुए हैं।
तो इनमें से जो पिछोला झील के संबंध में आपको असत्य कथन लग रहा है, उस कथन का चयन प्रश्न नंबर 4 में करना है। साथियों, चौथे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। चौथा विकल्प कह रहा है कि 60 टापू यहाँ बने हुए हैं, तो 60 टापू पिछोला झील में नहीं बने हुए, बल्कि 60 टापू जो है ये जयसमंद झील में बने हुए। कौन सी झील में? जयसमंद झील में। तो इस वजह से आपके जो चौथा विकल्प है ये आपके चौथे प्रश्न का आंसर है। बाकी ये उदयपुर की सबसे प्राचीन झील है पिछोला, नटनी का चबूतरा यहाँ स्थित है और जगनिवास महल भी यहाँ पर बना हुआ है। थर्ड विकल्प, सेकंड विकल्प और फर्स्ट विकल्प तो करेक्ट है। कौन सा विकल्प आपका इनकरेक्ट है? फोर्थ विकल्प। तो यही आपका आंसर होगा साथियों प्रश्न 4 का। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सफेद मार्बल मकराना में, काला मार्बल भेसलाना में, पीला मार्बल पिथला में और हरा मार्बल पादल्ला में। तो इनमें से जो आपको लगता है कि ये सुमेलित नहीं है, उसका चयन प्रश्न नंबर 5 में करना है। देखो, सफेद मार्बल की बात करें, मार्बल मतलब संगमरमर से लिया जाएगा, तो सफेद संगमरमर मकराना नागौर में पाया जाता है। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में पाया जाता है और पीला संगमरमर जो है ये पीतला नामक स्थान पर पाया जाता है। जबकि हरा संगमरमर जो है ये पादल्ला में नहीं है, बल्कि हरा संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? आपके उदयपुर जिले में एक स्थान पड़ता है साथियों। कौन सा? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव, यहाँ पर हरा संगमरमर पाया जाता है। तो फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? चौथा विकल्प यहाँ पर आपके सुमेलित नहीं रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। आपका आंसर चौथा विकल्प रहेगा 5वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, छठे प्रश्न को, गोल्डन ड्रॉप्स किस समय की वर्षा को कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को, वर्षा ऋतु में जो होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से इनमें से जो शीत ऋतु में, सर्दी की ऋतु में जो पानी गिरता है, वर्षा होती है, इसी को साथियों गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, जिनको हम मावट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं ये पानी जो गिरता है शीत ऋतु में? मावट के नाम से। और ये जो मावट का जो पानी गिरता है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण गिरता है भाई, जिसमें रबी की फसल को ये फायदा पहुंचाता है, सर्वाधिक गेहूं की फसलों को। तो विकल्प आपके जो 3 हैं, छठे प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 को। इनमें से उर्वरक खनिज नहीं है। उर्वरक खनिज कौन सा नहीं है? जिप्सम, रॉक फास्फेट, फेल्सपार और लिथियम। तो इनमें से जो उर्वरक खनिज नहीं है उसका चयन आपको करना है। देखो, उर्वरक खनिज की बात करें तो जैसे भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो किस में आएंगे? उर्वरक खनिजों में। और साथ ही इसमें हम जिप्सम का भी प्रयोग करते हैं, रॉक फास्फेट का भी प्रयोग करते हैं और फेल्सपार का भी। लेकिन लिथियम नामक जो खनिज है ये उर्वरक खनिज नहीं है। तो 7वें प्रश्न में फोर्थ विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न 8 में क्या है? धूल भरी व चक्रवाती पवनों को स्थानीय भाषा में बीकानेर में किस नाम से जाना जाता है? भभूलिया के नाम से, दोगड़ा के नाम से, धराव के नाम से और आथुनी के नाम से। तो देखो, बीकानेर में धूल भरी और चक्रवाती जो पवने होती है उनको स्थानीय भाषा में जिस नाम से जाना जाता है, कौन से जिले में? सर्वाधिक भाई ये बीकानेर जिले में ही चलती है ये। और अगर हम बात करें कि किस नाम से इसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इन पवनों को भभूलिया के नाम से जाना जाता है। प्रथम विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 में क्या है? किस स्थान पर प्रदेश का दूसरा सोलर एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? पंचपदरा बाड़मेर, पीपाट सिटी जोधपुर, नोक जैसलमेर और पोखरण जैसलमेर। तो देखो, प्रथम की बात नहीं की जा रही है, प्रथम तो अलग जगह है, प्रथम वाला तो विकल्प में ही नहीं है। बात की जा रही है प्रदेश का दूसरा सोलर एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा? नोक नामक स्थान जो आपके जैसलमेर जिले में पड़ता है, बिल्कुल यहीं पर प्रदेश का दूसरा सोलर एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया? भड़ला नामक स्थान जो जोधपुर में है, यहाँ पर साथियों प्रदेश का पहला सोलर एनर्जी पार्क बनाया गया था। कहाँ पर? बड़ला जोधपुर में। और दूसरा कहाँ बनाया जाएगा? नोक जैसलमेर में। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 9 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? त्रिवार्ता के अनुसार AW प्रकार की जलवायु किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर जिले में, नागौर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में और डूंगरपुर जिले में। तो इनमें से त्रिवार्ता का जो जलवायु का वर्गीकरण है, AW प्रकार की जो जलवायु है राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है?
डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। फोर्थ विकल्प 10वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 11वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 है आपके, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है लकड़ी, गोबर और कोयला, पेट्रोलियम, कोयला और बायोगैस, पवन, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा, पवन और बायोगैस। तो देखो, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की बात की जा रही है भाई। प्रश्न संख्या 11 में देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो परंपरागत का मतलब क्या हुआ, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत मतलब जिनका उत्पादन दोबारा से आप कर सकते हो। तो गैर परंपरागत में फिर हम साथियों कोयला नहीं आएगा, कोयले का उत्पादन दोबारा से नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। कोयला इसमें भी है तो ये भी गलत हो गया। पवन बिल्कुल है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी गैर परंपरागत में नहीं, परंपरागत में आएगा। अब चौथा विकल्प बचा है कि एक तो सौर ऊर्जा, पवन और बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस, ये जो तीनों हैं ये किस में आ जाते हैं, गैर परंपरागत स्रोतों में आ जाते हैं। तो फोर्थ विकल्प आपके 11वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या है आपके, सेम की समस्या से सर्वाधिक कौन सा जिला प्रभावित है। हनुमानगढ़ जिला, श्रीगंगानगर जिला, जैसलमेर जिला और बाड़मेर जिला। तो जो जिला सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है, सर्वाधिक की बात की जा रही है, यहाँ बात यूं नहीं की जा रही है कि कौन सा जिला प्रभावित है, सर्वाधिक कौन सा प्रभावित है, ऐसा प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है। तो आंसर देखिए प्रश्न नंबर 12 का कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। सेम की समस्या से सर्वाधिक जो जिला प्रभावित है वो जिला है आपके हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिला। प्रथम विकल्प सही है। देखो, सेम की समस्या क्या होती है, जो दलदली भूमि है इसी को सेम की समस्या कहा जाता है। किस भूमि को, दलदली भूमि को। और ये विशेषकर नहरी क्षेत्र में, जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उससे ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर कोई जो भूमि है सेम की समस्या से ग्रस्त है, ठीक है, दलदली भूमि हो चुकी है, तो उसका उपचार किया जाता है यूकेलिप्टस प्लस जिप्सम का छिड़काव करके उसको उपजाऊ बनाया जाता है। यहाँ 12वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है आपके, प्रथम विकल्प। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो विकल्प को देखिए, असत्य कथन का चुनाव आपको 13वें प्रश्न में करना है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। दूसरा है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से। तीसरा है, 70 डिग्री देशांतर जिस जिले से गुजरता है वो बाड़मेर जिला है। और चौथा है, 78 डिग्री देशांतर जिस जिले से गुजरता है वो धौलपुर जिला है। तो इनमें से जो कथन आपको यहाँ पर असत्य लगता है उस कथन का चयन आपको प्रश्न संख्या 13 में करना है। और मित्रों, 13वें प्रश्न का आंसर देखें तो आपके जो तीसरा विकल्प है ये कह रहा है 70 डिग्री देशांतर जिस जिले से गुजरता है वो बाड़मेर है, ये गलत है। क्योंकि 70 डिग्री देशांतर किस जिले से गुजरता है, आपके जैसलमेर जिले से गुजरता है भाई। बाकी के अगर पहला विकल्प देखें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का, 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से। और 78 डिग्री देशांतर जिस जिले से गुजरता है वो कौन सा है, धौलपुर है। थर्ड विकल्प ये आपके 13वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को। काली मिट्टी से संबंधित असंगत है, नदियों से के द्वारा इनका निर्माण होता है। इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली ये मिट्टी है। और कपास क्या, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो देखो यहाँ ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये 4 विकल्प है आपके सामने। जो विकल्प आपको काली मिट्टी से संबंधित असंगत लगता है उसका चयन 14वें प्रश्न में करना है। साथियों, 14वें प्रश्न की को देखें तो भाई नदियों से तो काली मिट्टी का निर्माण थोड़ी होता है, नदियों से काली मिट्टी का निर्माण नहीं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदियों से। तो विकल्प एक क्या है आपके, असंगत है प्रश्न नंबर 14 में। बल्कि इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली भी मिट्टी है। और इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मतलब हाड़ौती प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। विकल्प एक 14वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से उस जिले का चयन कीजिए जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा। भरतपुर जिला है, जोधपुर जिला है, डूंगरपुर जिला है और जालौर जिला है। तो जो जिला न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही अंतर्राज्यीय, साथियों वो जिला इनमें से कौन सा है।
देखो बात करेंगे अगर भरतपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, जालौर में से आंसर की, तो आपका आंसर रहेगा जोधपुर जिला। भाई जो जिले अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते उनको अंतर्वर्ती जिलों के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? टोटल 8। उनमें से एक आपके जोधपुर जिला भी है। बाकी भरतपुर, डूंगरपुर और जालौर ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय का तो नहीं करते हैं, अंतर्राज्य का ही करते हैं, लेकिन ये तो नहीं करता है। ठीक है, विकल्प आपके जो 2 है प्रश्न 15 का सही आंसर होगा। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 16 में क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1993 ईस्वी में कहाँ की गई? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में और जोधपुर में। तो देखो 2 चीजें क्लियर हो जाती है इस प्रश्न से। एक तो क्या होगा कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर रहेगा 1993 ईस्वी में की गई थी। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी बीकानेर जिले में। कौन से जिले में की गई थी? बीकानेर में। विकल्प नंबर 3 आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 17 में क्या है? इनमें से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन आपको 17वें प्रश्न में करना है। विकल्प है आपके सामने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को या मतलब जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। दूसरा विकल्प कह रहा है बड़ी झाड़ियों के सहारे निर्मित जो बालू का स्तूप होते हैं इनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। तीसरा कह रहा है रेग एक मिश्रित मरुस्थल है। और चौथा विकल्प कह रहा है कुबड़ पट्टी नागौर व अजमेर के मध्य स्थित है। तो जो आपको इनमें से असंगत लगता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 17 में करना है। साथियों 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 17 में सही है? तो भाई इसका जो आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। बड़ी झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप नहीं कहा जाता है, बल्कि बड़ी झाड़ियों के सहारे जो निर्मित बालू का स्तूप है इनको पैराबोलिक बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो 17वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। रेग जो है मिश्रित मरुस्थल को कहा जाता है। मिश्रित मरुस्थल मतलब क्या हुआ? पथरीला प्लस रेतीला मरुस्थल। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है? शुष्क व अर्ध शुष्क। और कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? नागौर व अजमेर के मध्य स्थित है साथियों। तो पहला, तीसरा, चौथा विकल्प तो सही है, दूसरे विकल्प को छोड़ करके। ये क्या है? असंगत है। तो यही आपका 17वें प्रश्न में आंसर रहेगा। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या है? हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? बारडोली के शिव मंदिर को, रावटा महल को, अबली मीणी के महल को और इनमें से सभी को। तो जिसको हाड़ौती का ताजमहल कहा के नाम से जाना जाता है वो आपको देखना है। भाई देखो हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणी का जो महल है इसी को हाड़ौती के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प 18वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना पूरा टेस्ट अटेंड करने के बाद में कि कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। तो देखो 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। प्रश्न 19 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 में क्या है? अरावली पर्वतमाला के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है ये। यहाँ पर स्थित ऊपरमाल का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। और कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है। तो जो आपको अरावली पर्वतमाला के विषय में असत्य कथन लगता है उस कथन का चुनाव आपको 19वें प्रश्न में करना है। राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 19 का कौन सा विकल्प सही है साथियों? तो आपका आंसर रहेगा विकल्प नंबर 3। यहाँ पर स्थित ऊपरमाल का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार नहीं है, बल्कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो कि सिरोही में अरावली में स्थित है वो है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? वो उड़िया का पठार है। तो आपके इस कारण से विकल्प नंबर जो 3 है 19वें प्रश्न का सही आंसर है। बाकी सर्वाधिक धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला में। प्राचीनतम भौतिक प्रदेश राजस्थान का कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। और कर्नल जेम्स टोड ने अरावली में स्थित आबू पर्वत को क्या कहा? हिंदू ओलंपस, मंदिरों की अधिकता के कारण। तो ओनली थर्ड विकल्प जो है आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर है। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? महुआ को, खेंजड़ी को, खाकरा को और धोकड़ा को। तो इनमें से जिस वृक्ष को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है वो वृक्ष आपको बताना है। भाई देखो आंसर देखे प्रश्न 20 का तो विकल्प 3 सही रहेगा। मैंने क्या किया, जो आप नॉर्मली पढ़ते आते हो पलास, पलास जो शब्द है ये आप सभी जानते हो साथियों, लेकिन पलास को स्थानीय भाषा में खाकरा के नाम से भी जाना जाता है।
जो कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग, पलाश को कहा जाता है। इस वजह से आपके जो 20वां प्रश्न है इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा, थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 20 का सही आंसर है। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21 में क्या है आपके, घग्गर नदी के संबंध में कौन सा सही नहीं है। इसे वराह नदी, हकरा नदी, मृत नदी जैसे नामों से जाना जाता है। इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं। एकमात्र राजस्थान की ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है और राज्य में प्रवेश ये टिब्बी हनुमानगढ़ में करती है। तो इनमें से जो आपको घग्गर नदी के संबंध में असत्य कथन लग रहा है, कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत कथन जो लग रहा है उसका चयन 21 में करना है। आंसर देखिए 21वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो 21 में जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर 1 है आपके, क्योंकि इसको हकरा नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, लेकिन वराह नदी नहीं कहा जाता है। वराह नदी तो किसको कहा जाता है, रूपारेल नदी को कहा जाता है। किसको, रूपारेल को। तो इस वजह से 21वें प्रश्न का आंसर प्रथम विकल्प है। बाकी राजस्थान का शोक भी इसको कहते हैं। एकमात्र ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है, जब ये इसमें बाढ़ आती है तो इसका पानी पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और राज्य में प्रवेश घग्गर नदी कहाँ से करती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से करती है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प सत्य है, कौन से विकल्प को छोड़कर, प्रथम विकल्प को छोड़कर। यही आपका आंसर होगा 21 में। 22 की ओर बढ़ेंगे भाई। 22वें प्रश्न में क्या है आपके, हरे कबूतरों के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। यह हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। बंदबारेटा में, केवलादेव में, नाहरगढ़ में और सरिस्का में। तो जिस अभयारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं उस अभयारण्य का नाम आपको प्रश्न संख्या 22 में बताना है। आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर सही रहेगा। तो हरे कबूतर राजस्थान के जिस अभयारण्य में पाए जाते हैं उस अभयारण्य का नाम है साथियों सरिस्का अभयारण्य। क्या है, सरिस्का अभयारण्य। फोर्थ विकल्प 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब 23 की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देख लेंगे। 23 में क्या है आपके, 23वां प्रश्न है आपके, सागी और गुहिया नदी किसकी सहायक नदियां हैं। लूनी की सहायक नदियां हैं ये, माही नदी की सहायक नदियां हैं, बनास की सहायक नदियां हैं या चंबल की सहायक नदियां हैं। तो देखो दो नदियों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ है आपके सागी नदी और एक तरफ है आपके गुहिया नदी। ये जो दोनों नदियां हैं यह राजस्थान में कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं ये, तो ये लूनी नदी जो आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहलाती है, बिल्कुल इसकी सहायक नदियां हैं सागी और गुहिया दोनों ही। प्रथम विकल्प 23 का सही आंसर है साथियों। 24 की ओर बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं 24वें प्रश्न को। इनमें से कौन सी नदी पर उदय सागर झील स्थित है। कोठारी नदी पर, बेड़च नदी पर, मोरेल नदी पर और चंद्रभागा नदी पर। तो जिस नदी पर उदय सागर झील स्थित है उस नदी का चयन आपको 24 में करना है। और साथियों 24वें प्रश्न का आंसर देखें तो आपके जो सेकंड विकल्प है बेड़च नदी, बिल्कुल बेड़च नदी में ही जो नदी है बेड़त नदी, इसी पर उदय सागर झील स्थित है। सेकंड विकल्प सही रहेगा। अगर हम बेड़त नदी की बात करें तो ये जो नदी है बेड़त नदी उदय सागर झील में गिरने से पहले आयरन नदी के नाम से इसको जानते हैं, और उदय सागर झील से जब ये निकलती है तो साथियों इसको बेड़त नदी के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर का लिंगानुपात कितना है। 846, 852, 861 और 880। तो देखो जो जनगणना 2011 हुई थी इनके जो अंतिम आंकड़े आए थे उसके अनुसार आपको बताना है कौन से जिले का लिंगानुपात, जैसलमेर जिले का लिंगानुपात। तो साथियों जैसलमेर जिले का जो लिंगानुपात है जनगणना 2011 के अनुसार वो है आपके 852। कितना है, 852 है। सेकंड विकल्प 25वें प्रश्न का सही आंसर है। तो ये आपके भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर 19 कंप्लीट होता है। ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है, डाउनलोड लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है, और प्ले स्टोर पे सर्च करोगे स्टडी विद पीएन लोधा तो भी आपको ऐप उपलब्ध हो जाएगा साथियों। और अब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो जो 185 प्लस जो टेस्ट डले हुए हैं 149 वाले कोर्स में, ये सारा जो आपका टेस्ट का जो मैटर है वो आपको अब भी प्रोवाइड हो जाएगा। और मैंने पहले बता रखा कि 5 जनवरी 2023 के बाद में आपके मैराथन टेस्ट 149 वाला जो कोर्स है ऐप पर, इस पर रेगुलर आयोजित किए जाएंगे। उसके पहले हम ये टॉपिक वाइज टेस्ट ही चला रखे उस पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।